लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 साल से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। हमने फासीवाद के गहराते संकट को लेके कई-कई कोणों से बात की है। फासीवाद का खामियाजा सबसे ज़्यादा किसानों, मज़दूरों, खेतों में काम करने वाले लोगों, समाज के दलित, कमज़ोर, वंचित तबकों और महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। फासीवाद के संकट के कारण भारत के खेत मजदूरों की हालत और ज्यादा चिंताजनक हो गई है। तो भारत के खेत मजदूरों के संकट क्या हैं? इनके चैलेंजेस, चुनौतियां क्या हैं? इनके संकट के कारण क्या हैं? आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत में खेत मजदूरों के वरिष्ठ नेता, खेत मजदूर यूनियन के मध्य प्रदेश के प्रांतीय महासचिव कॉमरेड संजीव राजपूत जी हमारे साथ हैं। तो संजीव राजपूत जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल जी। सलाम। तो जैसा कि मैंने संजीव जी कहा कि भारत में खेत मजदूरों की हालत दिन ब दिन चिंताजनक होती जा रही है। रोजी रोटी का संकट उनके सामने है। कुछ लोग जो कुछ साल पहले तक जिनके खुद के खेत थे, लेकिन अब वो अपने ही खेतों में या खेतों को बेच के उन्हीं खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो खेती करते थे वो खेत मजदूर हो गए हैं। तो सबके कारण क्या है? मैं चाहूंगा कि विस्तार से खेत मजदूरों के संकट और इस संबंध में आपकी खेत मजदूर यूनियन की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो हमको आप बताएं। फिर बात से बात हम आपसे प्रश्न करते जाएंगे। जी, आपका साथी स्वागत। साथी जी। सवाल इस बात का है, ये जी। देश पूर्व में राजाओं महाराजाओं और सामंतवाद का शिकार देश रहा, ब्रिटिश जी। हुकूमत की गुलाम रहे। हमारी जी। आधी से ज़्यादा आबादी हमेशा जी। ही गुलाम के रूप में रही। उसका जी। परिणत जो हमारे समाज सेवी संगठनों, भगत सिंह जैसे लोग और हमारे तमाम साथियों ने जो शहादत देकर जो आज़ादी प्राप्त की, आज़ादी के बाद जो हमको संविधान मिला, संविधान के तहत जो हमको काम करने का अधिकार मिलना था और संपत्ति का अधिकार मिलना था, वो आज 72 साल होने के बाद भी पूरे देश में कहीं भी मिल नहीं सका। जी। इसमें सबसे बड़ी और सबसे बड़ा मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान के इस खेत मजदूर यूनियन, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला संगठन है जो जी। इस वर्ग की समस्या को लेकर अपना संगठन बनाकर पूरे देश के खेत मजदूरों को संगठित करके हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट पर जो पार्लियामेंट मार्च किया गया था, उसी समय ये मांगा गया था कि खेत मजदूरों की गणना हो और उनकी ये एक केंद्रीय कानून अलग से बनाया जाए, जो आज जी। तक पूरा नहीं हो सका। इस पर हमारी जी। यूनियन बराबर संघर्ष कर रही है। हर वर्ष हम संसद में काम संघर्ष करते हैं, लेकिन असल समस्या क्या है कि ये जी। एक इतना बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान का जिसके पास एक इंच भूमि नहीं है, 1 इंच, और किसी भी जी। तरह के संसाधन जी। से विहीन वर्ग है। इसके जी। पास सिर्फ दूसरे के संसाधनों पर निर्भर रहने की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और ये इनकी दशा इतनी ज़्यादा बुरी है क्योंकि मेरे को पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर काम करने का मौका मिला। तमिलनाडु, आंध्रा, मध्य प्रदेश में भी सीधी, शहडोल, छतरपुर, इन एरियो में ऐसी हालात है कि वो आज भी आज़ादी के 70 साल भी बाद भी गुलामों की स्थिति जीने को मजबूर हैं। उसकी वजह है क्योंकि वो किसी और की ज़मीन, किसी और के संसाधन पर निर्भर है। परिवार के जी। परिवार, गांव के गांव, ये बड़ी ही शर्मनाक है देश की आज़ादी को। और ये स्थिति के लिए संघर्ष बराबर हो रहे हैं, यूनियन बराबर संघर्ष कर रही है। और अब तो हिंदुस्तान के अंदर तमाम संगठन बन गए हैं और ज़्यादा संगठन हो गए हैं। हमने अभी दिल्ली के अंदर साझा कार्यक्रम करके तमाम संगठन लेकर के वास्तविक इस वर्ग की जो चिंता है, देखिए, ये वर्ग के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, जी। कुछ भी नहीं है। जी। इनके बच्चों के लिए इनके अधिकार, इनके मानव अधिकार, इनके लिए न्याय, सब कुछ जिस पर निर्भर है, जिस परिवार की जी। संपत्ति पर निर्भर है,
जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वही कानून है, वही सब कुछ है। मतलब ये इतनी बदतर स्थिति है देश के अंदर, जिसका लाभ राजनीतिक पूंजीवादी लोग, सामाजिक पूंजीवादी लोग और आर्थिक पूंजीवादी लोग और व्यवसायिक पूंजीवादी लोग, चारों पूंजीवादी लोग उठा रहे हैं। और ये स्थिति इतनी भयावह हो गई 91 के पास, 91 के बाद जब हमने उदारीकरण पे हाथ रखा, उसके बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सरकार इनकी बात करने को तैयार नहीं है। छोटे मोटे हमारे संगठन, खेत मजदूरों के संगठनों को भी तमाम निर्माण मजदूर, ऐसे मजदूर, फैक्ट्री मजदूर के नाम, वास्तविकता ये है हिंदुस्तान के अंदर जितना मजदूर है सब कहीं ना कहीं भूमिहीन, खेतहीन परिवारों से आया हुआ मजदूर है, चाहे वो किसी भी एरिया में काम कर रहा है। और हिंदुस्तान का असंगठित मजदूर का 80-85% हिस्सा खेत मजदूर है। साथ ही ये आज की ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति को देखते हुए हम इतना मजबूर हैं कि इसके लिए कैसे विकास हो। इनका विकास के लिए जो शासन ने तमाम योजना बना रखी है सिर्फ कागजों में, फाइलों में चलती हैं। इनके लिए लड़ने के लिए चक्कर, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामाजिक संरचना है वो भी इनके खिलाफ जाती है, वो इनको वंचित करती है। और इनको इस तरह की स्थिति में रखे रहना इस देश के तमाम सरमाएदारों की साजिश है। इसलिए वो इनको संपत्ति विहीन और संसाधन विहीन बनाकर अपने गुलाम के रूप में रखना चाहते हैं। भले हमने बंधुआ मजदूर कानून बना रखा है, लेकिन आज भी सैकड़ों हजारों परिवार पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से मालिक की मर्जी पर, मालिक की मर्जी से वेतन है, मालिक की मर्जी से छुट्टी है, मालिक की मर्जी से काम है, कितने घंटे काम करना है, पूरा काम करना, ये सब जो स्थितियां हैं। दूसरी बात, इस देश के अंदर जिस तरह से संपत्ति जो थोड़ी बहुत आज़ादी के बाद, संघर्षों के बाद सीलिंग के तहत खेत मजदूरों को जमीनें दिलाई गई थी, वो जमीनें धीरे धीरे पूंजीपति और आड़तियों के हाथ गिरवी, विक्रय धीरे धीरे उनके हाथ चली गई। साथियों, ये वर्ग आज इस वर्ग के लिए केवल संगठित होकर और संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं। दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये है कि साथी ये लोग दूसरी जगह जब काम करने जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा असम्मान की स्थिति होती है, जहाँ के ये मूल निवासी होते हैं, चाहे वो बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, वहाँ उनकी असम्मानजनक स्थिति को बचने के लिए जब वो देश के बड़े महानगरों, शहरों की ओर पलायन करती है, आप देखिए जितनी भी सवारी गाड़ी जाती है उनका जनरल डिब्बा देखिए, आप उसके मुंह के अंदर बर्तन, कढ़ाई, बर्नी और आटा लेकर काम की तलाश में हजारों लोग गांव से जो पलायन कर रहे हैं, वो एक इतनी दर्दनाक स्थिति है। उस जनरल डिब्बे के अंदर जानवर को अगर ज्यादा रख लो तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। गाड़ी में अगर 8 से ज्यादा जानवर ले जाओ, लेकिन जनरल डिब्बे को कभी कोई राजनेता, कोई लोग देखने को तैयार नहीं है। जिस जनरल डिब्बे में ये लोग सफर करके केवल रोजगार की तलाश में, एक बड़ा भयावह स्थिति है, एक भयावह सत्य है। हिंदुस्तान का एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। साथ ही हम इस बात से पीड़ित हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां या सत्ता में आने वाली पार्टी, आज हम इससे संतोष प्रकट करते हैं कि हमने ही सबसे पहले ये संगठन बनाया, भारतीय खेत मजदूर यूनियन। उसके बाद अन्य संगठनों ने, अन्य पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने बनाया संगठन इसके। लेकिन हम वास्तविक इनके चिंतन के, हमारे जो पीढ़ियां, हमारी जो कम्युनिस्टों की जो पीढ़ियां हैं, जो इसके लिए वारिसान हम लोग, इस हमें गर्व होता है कि हमारे पूर्वज हमको ऐसा काम दे गए कि जिससे लिए मानवता की सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। अगर उनके लिए सहायता, उनके लिए कानून की व्यवस्थाओं के लिए, न्याय की व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिससे बड़ी मैं समझता हूँ कि मानवता के लिए कोई सेवा नहीं। उनके बच्चे अगर बीमार हो जाएं, उनके अगर शिक्षा का कोई काम हो, तो कोई भी धनी धोरी नहीं है। आज देख रहे हो सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य इनसे कोसों दूर है, इस वर्ग से कोसों दूर है। ये बड़ी भारी सत्य है।
इसलिए हम चाहते हैं कि इनके मानवाधिकार, इनके न्याय सब तभी सीमित रह सकते हैं जब एक वर्ग समाज का जो फांसीवाद के खिलाफ लड़ता है, जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ता है, वो इस वर्ग की भी सुरक्षा और इनके लिए संघर्ष करने के लिए एकताबद्ध करके इनको। जी, दूसरी बात, भारत सरकार ने कभी भी बिना दबाव के, जी, बिहार में दबाव हुआ, केरल में हमारी सरकार, हमने दबाव हुआ, आज केरल में देखिए खेत मजदूरों की जी, स्थिति बेहतर है, सबसे जी, ज़्यादा पेंशन दिए जा रहा है उन परिवारों को, वहाँ से पलायन नहीं है। ये जी, गर्व है जी, हमें बहुत कि केरल जी, से खेत मजदूरों का पलायन नहीं है, हिंदुस्तान के जी, प्रत्येक राज्य से खेत मजदूरों का पलायन है, जी, केरल से खेत मजदूरों का पलायन नहीं है। ये हम रोक सके हैं। इसी तरह की अगर राजनीतिक संरचना पूरे देश में होगी, तभी इस वर्ग का कुछ उत्थान या कुछ हो सकता है। सीलिंग कानून के आज हालात ये देखिए, सीलिंग कानून अप्रभावी हो गया है। लोग अब जी, तमाम नामों से, तमाम तरीके से, कंपनियां तो हजारों बीघा जमीन रखने के अधिकार प्राप्त हो गया, इसलिए फिर से वो जमींदारी, फिर से वो तानाशाही आ गई है। इसलिए इस वर्ग की कोई धनी धोरी नहीं है। मैं समझता हूँ इस वर्ग के लिए सब अत्यंत समाज के लोगों को काम करने की जरूरत है। आज के इस परिवेश में जो जिससे पूरी दुनिया का भोजन चलता है, हालांकि मशीन युग ने भी इसको बहुत ज़्यादा बेरोजगार किया है। मशीन से जो खेती में प्रयोग हुआ है, उससे जमींदारों को एक ताकत मिली है और हमारे खेत मजदूरों को और ज़्यादा गुलामी की ओर या डर से जीने की, एक बार्गेनिंग करने की पावर खत्म हुआ है मशीन युग की वजह से। लेकिन फिर भी खेत मजदूर के बिना किसानी हो नहीं सकती, जी, क्योंकि सही बात। कुछ ऐसे काम हैं जो मशीन कर नहीं सकती। धान की जी, रोपाई है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मट्टी में मिलना पड़ता है, और मट्टी में मिलने के लिए जो वर्ग तैयार है, सिर्फ रोटी ही उसको मिल जाए तो बड़ा भाग्य है। ये बड़ी दुर्दशा है कि जिस दुनिया के लिए रोटी तैयार करने वाले को रोटी मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और काम की कोई गारंटी नहीं है। 10 दिन काम है, उसके बाद बेरोजगार है। इसलिए बड़ा ही, मतलब मैं समझता हूँ कि देश का अगर सबसे कोई वंचित वर्ग है तो वो खेत मजदूर वर्ग। इसलिए हम और आप का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस वर्ग के लिए जितना काम कर सकें वो कम है, क्योंकि ये हर पूरे हिंदुस्तान के हर ग्रामीण इलाके में, और जो ग्रामीण परिवेश है, जो इस देश को भोजन देता है, जो इस देश की आर्थिक संरचना के लिए जो सबसे ज़्यादा व्यवस्था करता है, वो वर्ग सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग है। और ये जी, सरमाएदार और जो संसाधनों पे कब्जा करने वाले लोगों की और शासन की गलत नीतियों का परिणाम है। जबकि आज़ादी के बाद सोचा गया था, अगर सीलिंग सही तरीके से चली तो देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं हो, ग्रामीण भूमिहीन को रोका जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा को छोड़कर सीलिंग कानून का कोई मायने मेरी समझ से किसी राज्य में हुआ नहीं। और राज्यों में आज भी भूपति पैदा हैं, और जब से हम इसमें इसमें 91 के बाद जब आर्थिक उदारीकरण में गए, उसके बाद फिर से जोरों से भूपतियों ने भूमि वापस लेना शुरू कर दी, आड़तियों, दलालों के माध्यम से, और हम वहीं जहाँ से चले थे वहीं की ओर वापसी हो रहे हैं। और ये तादाद छोटी मोटी नहीं है, ये तादाद इस देश की आबादी का, ग्रामीण आबादी का 60% आबादी ऐसी है ग्रामीण आबादी में जिसके पास संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है, और वही आबादी शहरों में फुटपाथों पर है। वही आबादी अपने जीवन यापन करने के लिए चारों तरफ दौड़ रही है। केवल रोटी के लिए संघर्ष करने वाली ये वर्ग है, और सिर्फ रोटी के लिए जीने के लिए संघर्ष करेंगे। संपत्ति बनाना तो खैर इनके होते कमी नहीं है, और सरकार जब तक संसाधन और सरकार न सोचे तब तक इनको इनके जीवन स्तर को उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग हमेशा ही किसी न किसी परिवार, किसी न किसी जी, जमींदार के ऊपर डिपेंड हैं। तो डिपेंड का मतलब ही आर्थिक गुलामी है। आर्थिक जी, गुलामी की वजह से ये परिवार, ये खेत मजदूरों की स्थिति देश में दयनीय है, और इसके लिए हमको
बहुत ही संघर्ष की जरूरत है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी, जी, कि खेत मजदूर भी हमारा इतना वंचित वर्ग है जिसका लाभ, सत्ता का लाभ जो उठाया गया है आने वाले समय में, जो 10 साल में जैसी सरकारें बनी हैं, वो इसी वर्ग के भूखे नंगे लोगों को बरगलाकर, कुछ चुनाव के समय कुछ लालच देकर, जिसके पास कुछ भी नहीं है साथी, तो 1000 रुपए भी काफी है उसके लिए। जिसने 100 का 5 का नोट 10 का नोट नहीं देखा हो, उसको 1000 रुपए का लालच देके जो जो एक जो प्रथा, जिसकी प्रथा के लिए लड़े, जिस आज़ादी के लिए लड़े, उस आज़ादी का असली मूल्य जब ही इस देश को प्राप्त होगा जब इस देश का संपत्तिहीन विहीन खेत मजदूर जब अपने सीना तान कर चलने की स्थिति में होगा इस देश के अंदर, तभी आज़ादी का असली मूल्य हो सकता है, तब हम इस आज़ादी को असली मान सकते हैं। ये ये आपने स्थिति ठीक है। कहा। ये आपने ठीक कहा। अच्छा, आप ये बताइए कि आज भारत में लगभग खेत मज़दूरों की संख्या क्या होगी? कितने खेत मज़दूर होंगे भारत आज में? भारत एक के अंदाज़। अंदर अंदाज क्या, 2011 के आंकड़े, जी, 2011 जो जनगणना के आंकड़े हैं जी, 2011 के, 141 मिलियन खेत मजदूर हैं आंकड़े, जबकि ये जी, 2021 में आंकड़े जुटाए नहीं गए। ये बड़ा जी, दुर्भाग्य है। 2021 में कोई, मैं समझता हूँ उसके साथ साथ हमारा जो संगठन का आंकड़ा है वो ये कहता है कि हर वर्ष 1 करोड़ व्यक्ति खेत मजदूर यूनियन, खेत मजदूर भूमिहीन होकर खेत मजदूर में शामिल हो रहा है। हिंदुस्तान का 1 करोड़ व्यक्ति वर्ष साल। हर वर्ष 1 करोड़ व्यक्ति शामिल हो रहा है खेत मजदूर के उस रूप में। तो ये अपने आप में एक आंकड़ा भयावह है। और आबादी का, ग्रामीण आबादी का, मैंने आपको बताया जैसे 60% के आसपास ग्रामीण आबादी का संसाधनों से वंचित आबादी है। वही आबादी हर जगह धूम मचा रही है। जो मजदूरों, फ्री मजदूर मिल रहे हैं जो पूरे दुनिया में, हमको बड़ा शर्म महसूस होता है। WILO में हमारे ईटक के कॉमरेड ने कहा था कि हिंदुस्तान एक ऐसा हब बन गया, मजदूर सप्लाई, मजदूर एक, हमारा हिंदुस्तान का इतनी मजदूरों की तादाद बढ़ गई है खेत मजदूरों की वजह से कि पूरी दुनिया में हम मजदूर सप्लाई कर रहे हैं। मजदूर एक वस्तु बन चुकी है इस देश का, हिंदुस्तान का मजदूर, खेत मजदूर एक वस्तु बन गया है। जो तमाम सरमाएदार लोगों ने एक बिजनेस बना रखा है कॉरपोरेट ने कि हम मजदूर सप्लाई करते हैं दुनिया के देशों को। ये बड़ा शर्मनाक है साथी। ये आज़ादी के लिए शर्मनाक है, हमारे लिए शर्मनाक है, ये देश के संप्रभुता के लिए सब शर्मनाक है कि हम आज हम मजदूर सप्लाई कर रहे हैं पूरी दुनिया में जैसे वस्तु के रूप में। ये बहुत ही दर्दनाक है। बहुत और चिंताजनक स्थिति है। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि खेत मज़दूरों की मुख्य माँगें क्या हैं? उनको न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए? और इन माँगों के लिए आपके संगठन ने क्या-क्या संघर्ष किया? और इन माँगों के मानने में पालन होने में कौन-कौन सी बाधाएँ हैं? और फिर ये बताइए ये भी कि 1991 में नई आर्थिक नीतियों के बाद तो खेत मज़दूरों के संकट बढ़ते गए। लेकिन 2014 में जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से और ज़्यादा संकट किस तरह से गहराया और क्यों गहराया, इसके क्या कारण हैं? मैं चाहूँगा थोड़ा इस बारे में बताइए आप। जी, जी, सबसे पहले हमारे संगठन ने जी, खेत मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए, जी, हमने जब 2005, आपको ध्यान होगा, यूपीए की जी, सरकार आई थी जी, जिसमें हम, हमारी पार्टी, हम लोग हिस्सा थे। जी, उस समय हमने एक मनरेगा प्रोग्राम बनाया था जो जी, आज जी, भी जी, मोदी जी उसको इमारत के रूप में चलाते हैं कि हम जी, एक उसके रूप में चलाते हैं। लेकिन जी, मनरेगा एक ऐसा ऑपरेशन था इस देश के खेत मजदूरों के लिए, वो ऑपरेशन अगर सही हो गया होता, सक्सेस हुआ होता, तो आज खेत मजदूरों की दुर्दशा नहीं, एक दशा ठीक ठाक हो गई होती। जी, ये मनरेगा कम्युनिस्टों और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में 2005 में बनाया गया वो कार्यक्रम है, जिस जी, कार्यक्रम को आज भी, जैसे सीलिंग, जब हम पावर में थे इंदिरा जी के टाइम में सीलिंग लाए थे, सीलिंग भी खेत मजदूरों के अमूलचूल परिवर्तन की एक घड़ी थी। ऐसे ही मनरेगा, लेकिन मनरेगा का जो पेमेंट का जो हर्ष 2014 के बाद हुआ, वो इतना खराब है, इतना खराब है,
कि देश में उसने खेत मजदूरों की स्थिति और ज्यादा खराब कर दी। हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं कि खेत मजदूरों का पंजीयन हो, पूरे देश के खेत मजदूरों का पंजीयन हो, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार खेत मजदूरों को अलग से गणना करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा संघर्ष है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि खेत मजदूर जब संघर्षों से हमने जो कुछ हासिल किया था, जो हमने संघर्षों से हासिल किया था, वो हमको 2014 के बाद, 2014 से पहले से लगने लगा था कि हम अपनी गाड़ी पटरी पर आने वाली है। हमारा अगर मनरेगा का जो न्यूनतम वेज बढ़ाना, जैसे आज हमारी मांग है पिछले 12-13 सालों से कि 600 रुपये मजदूरी की जाए और 200 रुपये का 200 दिन का रोजगार, कम से कम 200 दिन का रोजगार इस खेत मजदूरों को जो पंजीयन किए गए हैं उनको देने की सरकार गारंटी दे। कानून है वो, लेकिन इस कानून की कितनी धज्जियां उड़ा दी गई हैं देखने लायक। आपने उसका पैसा आवंटन कम किया, उसके बाद मजदूरी उन्होंने आपने वैसे भी खेत मजदूरों की जो मजदूरी है आम मजदूरी से भी 20% 22% नीचे का रखी जाती है। क्यों? कि किसानों का ध्यान रखा जाता है। वो कहते हैं किसानों के लिए, नहीं तो किसान मजदूरी कहाँ से दे पाएंगे। ये बात कहते हुए खेत मजदूरों की मजदूरी कम, लेकिन हमने कहा ये मनरेगा की मजदूरी किसान तो नहीं देता, मनरेगा की मजदूरी तो सरकार देती है, तो उसको बढ़ाने में क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने वो मजदूरी भी नहीं बढ़ाई, वो मजदूरी भी उसी मजदूरी से जोड़ रखी है जो किसान वाली मजदूरी से। इसलिए 240, कहीं 220, 221 रुपया, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि 10 दिन मिलेगा काम या 20 दिन मिलेगा काम। तो ये जो मनरेगा का हासिल नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है वो वास्तविक सीधा सीधा खेत मजदूरों पर प्रहार है। दूसरी बात, उनकी तो मानसिकता है, वो जो फांसीवादी मानसिकता, वो तो चाहते हैं गुलामों की आवश्यकता चाहते हैं। देखिए हमने 91 में भी कहा था हम आर्थिक अगर इसमें जाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा तबका आर्थिक गुलाम के रूप में भारत के अंदर तैयार करेंगे, और वो आर्थिक गुलाम के रूप में भारत में तैयार हुआ तबका पूर्ण रूप से खेत मजदूर, असहाय मजदूर, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, किसी तरीके से अपने कोई व्यवसाय करने के लिए संसाधन नहीं है, ये वो वर्ग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए वो चुनौती भी है। अगर सारा विपक्ष या जो इंडिया गठबंधन है वो इस बात को कह दे कि नहीं हम खेत मजदूरों के लिए काम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती भी है। साथियों, साथ सबसे बड़ी बात यह है कि खेत मजदूरों के बारे में, जैसे किसानों के बारे में चल रहा है पिछले 3-4 सालों से कितने आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उनके कोई तमाम कम्युनिस्ट, हमारे फील्ड में जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये सब, असल में क्या है कि सर्वे हो रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन वास्तविकता अमल करने को कोई तैयार नहीं। अमल तो संघर्षों से ही होगा, या ताकत से होगा या सत्ता परिवर्तन से होगा। जब तक हम इस वर्ग की सत्ता में पहुंच नहीं होगी, जब तक इस वर्ग की सत्ता में पहुंच नहीं होगी, तब तक इनके जो कानून बनाए भी गए हैं, तमाम बनाए हैं, दबाव में बने हैं, कम्युनिस्टों के दबाव में, और कांग्रेस ने भी कुछ अच्छे कानून बनाए हैं इनकी सुविधा के लिए, लेकिन मेरी समझ से कोई भी कानून पूर्ण रूप से कारगर साबित नहीं हो रहा, क्योंकि नीयत सही नहीं है, इसलिए कानून सही। और रहा सवाल मोदी सरकार का, मोदी सरकार तो कास्टिज्म भी इसके लिए बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग इस खेत मजदूरों में हिंदुस्तान के अंदर SC ST पिछड़ा वर्ग का ही आता है। ये ही वर्ग सबसे ज्यादा खेत मजदूर है इस देश के अंदर। ये एक सबसे बड़ा सत्य है, और वो कास्टिज्म का खेल मोदी सरकार किस तरह खेल रही है देख ही रहे। रहा सवाल, मोदी सरकार तो इनके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पिछली मनमोहन सरकार में तो हम लोग से बात भी होती थी, हम लोग इनके सुधार की बात करते थे, बेबी कमेटी बनाने तक, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। तो बात करने को तैयार नहीं है तो फिर समझ लो इनकी क्या हालत होगी इस देश के अंदर। और ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि इसलिए हमने अभी दिल्ली में जो एक सम्मेलन किया है खेत मजदूरों का, 5-7 बड़े संगठनों को मिलाकर, हम चाहते हैं कोई बड़ा आंदोलन, सारे खेत मजदूर संगठन मिलके, 4-5 संगठन मिले, हमारी एक चार्टर ऑफ डिमांड है 16-17 मांगों का, जिसमें हम इनकी बेहतरी के लिए काम कर सकें, इनकी बेहतरी के लिए सरकार काम करे। इसके लिए हमने अभी दिल्ली में जैसे किसानों का सारा संगठन मिला के 52-53 संगठन लाए संघर्ष कर रहा है, इस तरह से आपको आने वाले समय में ये हमारे 5-7 बड़े संगठन हैं जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने बना रखे हैं। हमारा सबसे पुराना संगठन है, हमें गर्व है,
और हमने सारे संगठनों को एक साथ लाकर एक न्यूनतम मांग पत्र तैयार कर एक संघर्ष की साझा राजनीति बनाई है। उस राजनीति के तहत हम चाहते हैं कि इस वर्ग के लिए हम किसान आंदोलन में भी असल में क्या है, किसान और खेत मजदूर भी टोली दामन का साथ है। किसानी बिना खेत मजदूरी के हो नहीं सकती, और खेत मजदूर किसानों पर डिपेंड है जी। किसान की जमीन से खेत मजदूर लगा हुआ है, अगर खेत मजदूर नहीं होगा तो किसानी नहीं होगी। किसान खेत मजदूर दोनों एक है, इसलिए जो चार्टर और डिमांड हमने तैयार किया है और किसानों का चार्टर डिमांड है, वो दोनों लागू होगा, तभी इस देश की ग्रामीण परिस्थिति, इस देश का सौहार्द, इस देश का सबसे बड़ी बात है, ये एक वर्ग से नाम से जाना जाता है, किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं। खेत मजदूर माने खेत मजदूर, किसान माने किसान। जब ये दोनों वर्ग एक साथ मिलकर संघर्ष करेंगे तो हमारे खेत मजदूरों के हित भी सुरक्षित रहेंगे और किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। तो किसानों के हित भी अब सुरक्षित रहने वाले नहीं है। जिस तरह कॉर्पोरेट किसानी पर काबिज होना चाह रही है, खेत मजदूर से तो छीना गया जमीनों, अब वो जो जिनने छीना है उनसे भी बड़े छीनने वाले आ गए। तो एक बड़ा संकट इस देश के अंदर है, जो खेत मजदूर पे है वही किसानों पे आने वाला संकट है। ये दोनों मिला हुआ संकट है। इसलिए हम दोनों खेत मजदूर और किसानों को एक साथ मिलकर संघर्ष करने की जरूरत है। और अपनी तादाद, इतनी बड़ी तादाद है इस देश के अंदर किसानों की और खेत मजदूरों की, उनको एक साथ आकर इस देश के सरमाएदारों को बताने की जरूरत है कि ये देश किसानों का और खेत मजदूरों का देश है। और ये इनकी हमारे देश में जिस तरह के लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो हमारी नीतियों, हमारे बेहतरी के लिए, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए, जो हमारे किसानों की बेहतरी के लिए, हमारे खेत मजदूरों की आवास, सुरक्षा, रहने की व्यवस्था, ये सब मूलभूत सुविधाओं से पूर्णतः वंचित वर्ग है हमारा जो खेत मजदूर। उसके बारे में बिना सोचे देश का लोकतंत्र, देश की व्यवस्था मैं समझता हूँ पूर्ण नहीं हो सकती। और ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये इस बात से पूरे देश की जो स्थिति है, इस देश के अंदर वास्तविकता जो है, ग्रामीण परिवेश में जो वास्तविकता है, और जो शहरों के अंदर जो एक भीड़ आई है, एक जो काम करने वालों की, कामगारों की जो भीड़ बढ़ी है, वो भीड़ की वजह ही देश के ग्रामों से वंचित किए जा रहे, उनके संसाधनों को छीनकर उन्हें पलायन पे मजबूर करने वाली जो नीतियां हैं, वो नीतियां जिम्मेदार हैं। उन नीतियों से लड़ने की जरूरत है और इस वर्ग की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था करने की जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग हाँ, आपसे अपने कुछ 2-3 सैद्धांतिक और वैचारिक पक्षों पे बात करना चाहूँगा। ये तो तय है कि राजनीतिक संघर्ष के बिना खेत मजदूरों को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। राजनीतिक संघर्ष तो करना पड़ेगा, उनको उनकी बात कहने वाले लोग संसद में और विधानसभाओं में पहुँचाने होंगे, और ये काम निश्चित रूप से वामपंथी राजनीतिक पार्टियाँ ही बेहतर ढंग से कर रही हैं, क्योंकि वो ही बुनियादी रूप से, सैद्धांतिक रूप से अपनी वर्ग चेतना से खेत मजदूरों से जुड़ी हुई है। यहाँ मैं आपसे कुछ बात और करना चाहूँगा कि राजनीतिक संघर्ष के लिए उतनी वैचारिक समझ की भी आवश्यकता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि भाजपा ने जो धर्म के उन्माद की, नफरत की राजनीति जो देश में फैलाई, सत्ता पे कब्जा कायम करने के लिए जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि खेत मजदूर भी उस साजिश का शिकार एक सीमा तक हुए हैं। तो आपके संगठन अब क्या कर रहा है कि खेत मजदूरों को वैचारिक रूप से तैयार करने के लिए, धर्म के उन्माद की, नफरत की राजनीति से उनको बाहर लाने के लिए, और वास्तव में उनको वर्ग चेतना से लैस करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की आवश्यकता है, और वर्ग चेतना के लिए धर्म के उन्माद और नफरत की राजनीति का विरोध करना ही होगा। आप क्या सोचते हैं? जी। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो ये संगठन है और जी। वामपंथी एकता जो है देश के अंदर जी। एक बनाई है, जी। आप इतिहास उठा लीजिए, जी। जितने भी खेत मजदूरों के संघर्ष हुए हैं,
हमारे जी, सांसदों ने एल्ला मन्ना रेड्डी, जी, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने संसद से लेके सड़क तक, तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह वामपंथी सांसदों ने, विधायकों ने, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया और वहाँ जी, जितना भी जो कुछ हासिल हुआ है आज खेत मजदूरों को, जिस प्रांतों में जहाँ भी हासिल हुआ है, वो इस राजनीतिक चेतना की ही वजह है। जी, इसलिए आज जी, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा संगठन हमारा भारतीय खेत मजदूर यूनियन संगठन है। इसकी मेंबरशिप 50 लाख से ऊपर है पूरे देश के जी, अंदर। वाह! एक बड़ी क्या भारी मेंबरशिप के साथ हम 27 राज्यों में हमारी पार्टी कमेटी है और वाह! हमने ही ये प्रयास किया, हमने ही, हमारी संगठन ने ही प्रयास किया, ये हमारे पूर्वजों की हमें एक ऐसी ताकत दी हुई है, हमने तैयार किया कि नहीं, हमको राजनीतिक लेस करके राजनीतिक तरीके से हमको लड़ना पड़ेगा। बिहार का आंदोलन, मध्य प्रदेश में तमाम जमींदारों का, डबरा ग्वालियर का आंदोलन, सतना का आंदोलन, ये जमीनों पर हमने जो कब्जे कराने का आंदोलन, ये राजनीतिक चेतना के बिना संभव ही नहीं है। हाँ, ये बात सच है आपकी कि ये पिछले 10 सालों में ऐसी स्थिति बनी है कि राजनीतिक को ध्रुवीकरण किया गया है। लोग अब जाति आधार पर या धर्म के आधार पर इस तरह की बात करते हैं, लेकिन नहीं, मैं ये मानता हूं देश का आज भी जो गरीब तबका, खेत मजदूर तबका है, वो पूजा पाठ, अपनी धर्म मानना अलग बात है, लेकिन संघर्षों में आज भी पहली कतार में है, आज भी कतारों में है। थोड़ी कमी हमारी पिछावट, हमारी वामपंथ में पिछावट आई है देश के अंदर, नहीं अभी तक तो हम बता देते कि ये ताकत कितनी बड़ी है साथी, लेकिन इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। जी, हमने जी, हमने जो अभी जो कार्यक्रम दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में किया, उसमें सारे खेत मजदूरों के, जिस जिस तरह के लोग खेत मजदूर संगठन चलाते हैं, सबको एक साथ लाकर जो हमने मिनिमम कार्यक्रम बनाया है, वो एक आने वाले बड़े तूफान की तैयारी है। और उस तूफान के लिए सबसे बड़ा लेफ्ट का ही सबसे बड़ा हाथ है, लेफ्ट के यूनाइटेड लेफ्ट के नियंत्रण में वो काम है। हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो जो हमारा न्यूनतम कार्यक्रम हमने 26 सूत्री कार्यक्रम बनाया है हमारा जो खेत मजदूरों के लिए, उसको हम अमल कराएंगे राजनीतिक चेतना के साथ। और अगर अगर नहीं बनती है, ये फांसीवादी सरकार रहती है, तो संघर्ष के लिए भी हमारा खेत मजदूर तैयार है। वाह! हमने स्टेट बाय स्टेट, प्रांत बाय प्रांत तैयारी की रखी है। प्रांत बाय प्रांत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम एक ऐसा आंदोलन चलाने जा रहे हैं इस चुनाव के घोषणा के बाद, चाहे जिसकी सरकार बने उसकी हम ताकत के दम पे, अपनी जनसंख्या के दम पे, अपने खेत मजदूरों के दम पर झुका के बताएंगे सरकार चाहे किसी की हो। ये ताकत इस पुराने, सबसे पुराने भारतीय खेत मजदूर यूनियन, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग भी इस वर्ग के काम करने को तैयार है, चाहे वो किसी समाज, किसी राजनीति से आते हों, उनसे हमने कहा अगर आपको खेत मजदूरों के वास्तविक काम करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा, और वो हम करेंगे चाहे सरकार किसी की बने, हम इनके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा आपने संकल्प है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही संजीव राजपूत जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको और आपके माध्यम से भारत के करोड़ों खेत मजदूरों को हम लाल सलाम कहते हैं कि उनको उनका हक मिले, उनको न्याय मिले, और वास्तव में हम जिस आज़ादी की कल्पना करते हैं वो आज़ादी भारत के खेत मजदूरों को प्राप्त हो। और आज जो आपसे हमारी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, ये निश्चित रूप से खेत मजदूरों का जो संघर्ष सालों साल से चल रहा है, उस संघर्ष को में एक सहयोग की भूमिका आज की इस बातचीत की हो पाएगी। आज की इस बातचीत के माध्यम से हमारे खेत मजदूर अपनी वर्ग चेतना के साथ और ज्यादा चेतस हो सकेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए लामबंद हो सकेंगे। तो कॉमरेड संजीव राजपूत जी, आपको लाल सलाम कहता लाल हूँ। सलाम, लाल जी, सलाम। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।